homeopathy, no homeopathy. जब से आई ये नई राह, दवाओं में छुपी है नई चाह। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बहुत अनुभवी और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राजेश आचार्य जी को इनवाइट किया है चर्चा के लिए। डॉक्टर साहब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हैं और बहुत अनुभवी चिकित्सक हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले आपका परिचय, ताकि हमारे सभी साथी आपको जान सकें, तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राजेश कुमार आचार्य है। मैं राजस्थान में उदयपुर का निवासी हूँ जी। और मैंने BEMS 1999 का पास आउट बैच है मेरा। NEH ऑफ इंडिया नई दिल्ली की उदयपुर में एक एफिलिएटेड ब्रांचेस थी, इंदिरा इलेक्ट्रोपैथी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी, वहां पे मैंने BEMS किया है। जी सर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे नए चिकित्सक साथी हैं, या हमारे बहुत सारे ऐसे चिकित्सक साथी हैं कि जो BEMS करने के बाद दूसरी पैथी में चले गए किसी भी कारणवश। जी तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मेरा मानना यह है कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इलेक्ट्रोपैथी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है क्या, ये मान के चलिए कि सब कुछ है। कोई जमाना था, कोई समय था कि जब हमने किया था, जब 1999 में हम लोग पास आउट होके निकले थे, उस समय हमारे पास में कोई संसाधन नहीं थे, दवाइयां हमको उपलब्ध नहीं होती थी। तो मजबूरी थी हमारी कि हम उस समय में कुछ सालों के लिए कोई नई किसी हॉस्पिटल्स में जाके हमने जो भी किए होंगे या कुछ किए होंगे। पर आज के परिवेश में देखा जाए तो इलेक्ट्रोपैथी सब कुछ है। सारी मेडिसिन, सारी दवाइयां बहुत अच्छे से अवेलेबल है, एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छे से अवेलेबल है। तो मेरा सारे चिकित्सकों को यही कहना है कि उनको इलेक्ट्रोपैथी में बहुत अच्छे से नॉलेज लेकर के और अपनी प्रैक्टिस करना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया सर। सर, आपका संघर्ष कैसा रहा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्टार्टिंग से अब तक? क्या आपका जो सफर है वो किस तरीके का रहा? सर, हमारा संघर्ष मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब मैंने पास आउट होके निकले थे हम लोग, तो जब तक हम लोग पढ़ रहे थे, जब तक तो ये था कि चलो डिग्री मिल रही है, डिग्री मिल रही है, निकल जाएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। और जब पास आउट निकले फील्ड में गए तो पता पड़ा कि कोई जानता नहीं है इलेक्ट्रोपैथी को, क्या है इलेक्ट्रोपैथी। और ना हम उतने अच्छे ढंग से उनको समझा पाए थे, ना हम लोग प्रैक्टिस कर पाए थे, क्योंकि दवाइयां उपलब्ध नहीं थी उस समय हमारे को। एक आध दो जगह से जो दवाई मिलती थी वो भी लिमिटेड दवाई मिलती थी, और ना हमारे को कोई इस चीज का अनुभव था। तो उसके बाद में हमने कुछ समय के लिए, पास आउट होने के बाद में, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन किए थे, जहाँ पे कि हमने काफी कुछ सीखा। हालांकि इलेक्ट्रोपैथी नहीं थी वहां पे, बट ये कि प्रैक्टिकली जो नॉलेज होता है, डायग्नोसिस का जो लेवल होता है, या बेसिक फील्ड में पेशेंट से कैसे बात की जाती है, कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने वहां से बहुत अच्छे से सीखी। जी। बट ये है कि दिमाग के कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने में इलेक्ट्रोपैथी जरूर जिंदा थी। हमको ये था कि नहीं करना है तो उसी में करना है, वही उसी के लिए हम लोग पैदा हुए हैं और हमको वही करना चाहिए। जी। तो अल्टीमेटली 2-3 साल इस तरह से हमने जॉब करने के बाद में अल्टीमेटली हम लोग फील्ड में उतरे। और धीरे धीरे हमने मेडिसिन को भी जैसे तैसे इकट्ठा करना शुरू किया, यहाँ वहां से पता किया, एजुकेशन को भी नए सिरे से स्टार्ट करना शुरू किया, और हमने काफी अच्छे से इसको करना स्टार्ट किया। हालांकि नए लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि शुरू शुरू में तकलीफ आती है। लोग नहीं जानते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी क्या है, वो इसको होम्योपैथी समझते हैं। बहुत से जो चिकित्सक जो हैं, उनको ये भी लगता है कि क्या पता रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, पेशेंट ठीक होगा कि नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि थोड़ा करेज रखना चाहिए अपने को। ये कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप के अंदर अपने को डेवलप करना चाहिए कि नहीं, हमारी मेडिसिन बहुत अच्छी है और वो वर्क करती है। जब तक अपन ये करेज नहीं दिखाएंगे, जब तक अपन खुद कॉन्फिडेंस नहीं होंगे कि ये मेडिसिन काम करती है, जब तक अपन नहीं कर पाएंगे। जी। तो हमारा जो संघर्ष था वो इसी तरह से चलता रहा। पेशेंट को मेडिसिन देते रहे, किसी में रिजल्ट्स मिले, किसी में नहीं मिले। बहुत सी बार मन में ऐसा भी आता है कि नहीं यार,
कुछ काम होता नहीं है, पेशेंट ठीक होते नहीं है तो रिपीट नहीं आते हैं। बट धीरे 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 अल्टीमेटली हम लोग सीखते गए सीखते गए सीखते गए, तो काफी बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आने लगे। और अभी तो हमको ये लगता है कि हमको एलोपैथी या किसी अन्य चिकित्सा पद्धति की जरूरत हमारी प्रैक्टिस में तो नहीं है। जी, मतलब जी। वही है कि शुरुआत का संघर्ष जरूरी है, और अभी तो वो कम हो गया सर। आपके समय में अब संघर्ष ज्यादा था, अभी के समय में संघर्ष कम हो गया। अभी तो बहुत कम हो गया सर, अभी तो एक तरह से नहीं के बराबर है, क्योंकि मेडिसिन बहुत अच्छे से अवेलेबल है, पढ़ाने वाले चिकित्सक बहुत अच्छे से, एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा सा हो गया, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं उनका एजुकेशन का लेवल काफी अच्छा हो गया है। बहुत सारी नई नई बुक्स अवेलेबल हो गई हैं, बहुत से नए नए लोगों के एक्सपीरियंस जो है वो हमारे को मिल जाते हैं, तो उससे काफी अच्छा रिजल्ट हमको सामने मिलता है। तो संघर्ष अभी करने की एक तरह से जरूरत नहीं है। जी, तो सर जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप कैंप्स वगैरह भी फील्ड में लगाते हैं, तो थोड़ा सा जी। कैंप्स के बारे में बताएं कि आज तक आपने जी कितने कैंप्स लगाए, और हमें कैंप्स लगाने हैं, कैंप से क्या क्या बेनिफिट होते हैं और किस तरीके से हमें कैंप्स लगाने चाहिए। सर, हमने कैंप बहुत लगाए हैं, स्पेशली कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत, मतलब करीब 8 से 10 हजार पेशेंट के आसपास हम लोगों ने कोरोना काल में कैंप कैंप लगा लगा के पेशेंट को मेडिसिन दी थी। हर रोज हमारा ये फिक्स था कि हम इतनी बजे से इतनी बजे तक एक एक जगह जाएंगे। स्कूल्स हो गए, बहुत सारे स्कूल्स हमने कवर किए, गांव में जा जाके सरपंच से मिलकर के, वहाँ की जो पंचायतें थी उनमें मिलकर के लोगों को बुलाया, और बहुत सारे लोगों को हमने मेडिसिन बांटी। वो जी। कोरोना काल का समय था, और उसके बाद अभी भी हम लोगों ने काफी कैंप हम लोग करते रहते हैं, करीब करीब महीने 2 महीने में हम लोग कैंप करते हैं। कैंप करने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो अपने को ये है कि इसके थ्रू एक तो हम आम जनता तक इलेक्ट्रोपैथी को पहुंचाते हैं, इलेक्ट्रोपैथी की पहचान वहां तक पहुंचती है, फ्री मेडिसिन अवेलेबल होती है, हमको भी एक्सपोजर मिलता है, नई नई बीमारियों के बारे में एक्सपीरियंस मिलता है कि ये अभी एक तो क्लिनिक में कुछ लिमिटेड पेशेंट आते हैं कि अच्छा अपन को ऐसा करना है, ये आ गया वो हो गया, पर एक फील्ड में जब भी जाते हैं, फ्री कैंप होते हैं तो खूब सारी पब्लिक इकट्ठी होती है, तो नई नई बीमारियों के बारे में जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने को देखने को मिलता है, प्लस उस बीमारियों में इलेक्ट्रोपैथी से कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए। बहुत सी बार ये होता है कि क्लिनिक के अंदर बैठे हुए हैं, चलो सर्दी खांसी जुकाम सिंपल पेशेंट आया, रूटीन रूटीन अपना भी फिक्स है कॉम्बिनेशन कि अच्छा ये पेशेंट आया तो ये देना है, ये आया तो ये आया, पर फील्ड में जाने से आपको बहुत सी नई बीमारी के बारे में पता लगता है, उन बीमारी का इलेक्ट्रोपैथी से कैसे अप्रोच किया जाए वो अपने को सीखने को मिलता है, प्लस वो पेशेंट जब फॉलो अप में आता है तो कितना रिजल्ट आया नहीं आया वो सीखने के लिए मिलता है। जी, सर आप डॉक्टर मनीष पाटीदार जी से कब जुड़े। सर, मैं डॉक्टर मनीष पाटीदार जी से करीब 3 सालों के आसपास से जुड़ा हुआ हूँ। जी, कुछ विशेष बदलाव सर। विशेष बदलाव नहीं सर, बहुत बड़ा बदलाव जिसको कहा जाना चाहिए कि जितनी मेरी प्रैक्टिस में पहले करता था और जिस ढंग से करता था, पर अब जब मनीष पाटीदार सर की क्लासेस मैंने ज्वाइन करी, सर के संपर्क में जब से मैं आया, सर के पढ़ाने का तरीका, सर की मेडिसिन बनाने का तरीका और पढ़ाने का तरीका, स्पेशली पढ़ाने का तरीका, मेरा जो मेन ये था कि पहले हमको मोटा मोटी ये मालूम था कि अच्छा ठीक है इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन है सर, S1 है तो S1 यहाँ काम करती, एक फिक्स पर्टिकुलर उसका वो बताया हुआ था हमको कि अच्छा S1 यहाँ काम करेगी, S2 यहाँ काम करेगी, S12 को आपको केवल आई ड्रॉप में ही यूज करना है या आई के लिए ही यूज करना है, इतना ही हमको सिखाया गया था। जी। पर जब से मनीष सर से जब ज्वाइन किया था तो एक जो ज्ञान का समुद्र जिसको बोलते हैं ना, कि आपकी S1 कैसे सेल में जाकर के काम करेगी, कैसे और मेडिसिन अंदर डीप तक जाके कहाँ कैसे वो काम करती, ये चीज हमको सीखने के लिए मिली। और हर एक स्टूडेंट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जी। अगर वो मेडिसिन सीख गया कि आपकी मेडिसिन कैसे काम कर रही है, मोड ऑफ एक्शन क्या है उस मेडिसिन का, तो वो मेरे को लगता है कि वो कहीं पे भी अटकेगा नहीं। जी, तो तो मनीष सर। पाटीदार सर से बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला, और जी। अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी सर की क्लासेस कंटिन्यूस ज्वाइन कर रखी है। जी, नहीं ये जी। तो हमारे सर बहुत सारे सीनियर साथी ऐसे हैं कि जिन्हें 2-2 3-3 साल हो गए, वो सर को छोड़ ही नहीं रहे, वो जुड़े नहीं, हुए हैं चांस ही रेगुलर। नहीं है सर। क्योंकि सर हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया बिल्कुल। लेके आते हैं, और नया हम लोग बिल्कुल। सीखते चले जाते हैं। तो सर आपकी स्पेशल कमांड कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। सर, मैं 2-3 चीजों में, वैसे तो जनरली मैं सारे ही पेशेंट देखता हूँ, पर स्पेशली मेरा 2-3 चीजों में, एक तो स्टोन के ऊपर काफी अच्छी कमांड है। जी। रीनल स्टोन जो होता है, किडनी स्टोन, यूरेटर ब्लैडर कहीं का भी स्टोन हो,
और नंबर 2 जो मैंने देखा था वो गैस्ट्राइटिस में है, जॉइंटिस में बहुत अच्छे इफेक्ट देखे हैं, प्लस मेरा हाइपरलिपिडेमिया, ये 3-4 जो फील्ड हैं उसके ऊपर मेरे को काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो मैं उसी पे थोड़ा पर्टिकुलर लगा हुआ हूँ। पेशेंट भी फिर उसी टाइप के ज्यादा आने लगते हैं सर, क्योंकि मार्केट में आपकी उसी तरीके की एक इमेज बनती है। हाँ सर, जनरली मेरे पास में सबसे ज्यादा जो पेशेंट हैं वो स्टोन के पेशेंट है अभी, मतलब 100 किलोमीटर के रेडियस में अगर किसी को ये रहता है कि अच्छा स्टोन है, किसी को कोई मिला तो वो सीधा बोलता है कि अनमोल हॉस्पिटल चले जाइए आप। जी जी। तो सर अभी आपका, 99% जी जी 99% सक्सेस रेट है सर अभी स्टोन के अंदर, किसी भी तरह का स्टोन हो। जी जी। सर मेरी लास्ट टाइम आपसे जब बात हुई थी तो आपका शायद प्लानिंग थी कोई क्लिनिक दूसरा डालने का या हॉस्पिटल दूसरा डालने का, जी जी। तो उस पे कुछ प्रोग्रेस है सर? क्या रिपोर्ट है? सर दूसरा हॉस्पिटल हमारा नीचे ऑलरेडी वेल सेटल्ड हॉस्पिटल है हमारे पास में, हम लोग यही, मेरा रेजिडेंस ऊपर ही है, नीचे मेरा हॉस्पिटल है। और जो नया डेवलप करने का था वो ये था कि इस हॉस्पिटल को फुल फ्लेश इंडोर हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपैथी का, जी वो हम डेवलप करने का प्लान कर रहे थे। और वो थोड़ा सा गवर्नमेंट की जो ये उठापटक चल रही थी सारी की रिकॉग्निशन है कि नहीं है, ये है वो, उस वजह से हम लोग थोड़ा सा डिले हुए थे उसमें। जी बट ये है कि अब जब राजस्थान में सारी चीजें क्लियर हो गई है, कहीं कोई इश्यू नहीं है, इस चीज का रिकॉग्निशन को लेकर के कोई इश्यू नहीं है, जी जी गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल क्लियर हो गया है, बोर्ड भी बन गया है, बजट भी इश्यू कर दिया है, तो अब हमको किसी तरह का कोई प्लानिंग नहीं है, तो हमने ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया है इसको पूरी तरह से फुल फ्लेश इंडोर हॉस्पिटल्स में। जी। सर राजस्थान से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो ये सीखने को मिलता है कि आप लोगों ने जो संघर्ष किया है, जो लड़ाई की है गवर्नमेंट के साथ और उसे प्राप्त किया है, तो वो मुझे लगता है कि बाकी के जितने स्टेट हैं, वहाँ के जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक हैं, उन्हें बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा आप लोगों से। दूसरा सर, जी आप लोग अब जैसे हम लोग क्लिनिक बना के बैठे हुए, अभी जब जी राजस्थान में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स बनेंगे, जैसे आपकी भी प्लानिंग है कि आप बड़ा हॉस्पिटल डालने का प्लान करें, तो उससे भी मोटिवेशन सर मिलेगा। अभी जो हमारे बिल्कुल सर। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ऐसे चिकित्सक है कि जो किसी और पैथी में चिकित्सा कर रहे हैं, जब उन्हें लगेगा जी कि यार अपने राजस्थान में अपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी साथी इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल लिए, तो वो भी जी वापसी मतलब मूव करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बिल्कुल तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा सभी के लिए। बिल्कुल सर। और हमारी फैमिली में तो सर मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टरों को जानता हूँ जो पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी को पूर्ण रूप से छोड़ चुके थे, लेकिन मनीष सर से जुड़ने के बाद वो लोग वापसी रिटर्न किए। बड़ा अच्छा लगता है सर, बड़ी खुशी होती है कि भी हमारे जो डॉक्टर दूसरी पैथी में कर रहे थे, कोई उन्हें झोला छाप बोलता था, कोई कुछ बोलता था, आज वो रिटर्न हो रहे हैं, बड़ा अच्छा फीडबैक भी लेके आ रहे हैं। तो जी सर जी। आप जो हमारे नए चिकित्सक साथी हैं, उनके लिए अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर मेरा आज के सारे चिकित्सकों को यही एक सलाह है कि वो पूरी तरह से इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करें, वो किसी दूसरी पेशे में नहीं भटके। जी जनरली ऐसा होता है कि बहुत से लोग दूर दराज में बैठे हुए हैं, इंटीरियर्स में बैठे हुए हैं, तो वहां लोगों को ये है कि हमको क्विक रेस्पॉन्स चाहिए, तो इंजेक्शन लगा दो, बोतल लगा दो, इस तरह का एक आमतौर पे देखा गया है सब जगह। जी तो मेरा उनका यही कहना है कि इस तरह से आप कहीं पे भी अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करें, आप इलेक्ट्रोपैथी में ही लगे रहिए, धीरे धीरे ही सही, पर आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स इसी के अंदर मिलेगा। जी प्लस साथ में आप आपकी स्टडी को जारी रखिएगा, पढ़ाई अगर आपने छोड़ दी है तो आप टच में नहीं रह पाएंगे। आज अपन देखते हैं कि एलोपैथी हुई चाहे आयुर्वेद हुआ, सभी पेथियों के अंदर के जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, उनका रोज कहीं ना कहीं कोई सेमिनार, कोई सीएमई कंटिन्यूशन में चलते रहते हैं, हर 7 दिन में, नहीं तो 20 दिन में, महीने भर में, इस तरह से चलती रहती है। तो हमें भी हमेशा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस जारी रखना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करते रहना चाहिए, और नित्य नए जितने भी उपचार नए से जिसका एक्सपीरियंस हो रहा है उनसे अपन को बराबर कंटिन्यूस टच में रहना चाहिए। बिल्कुल सर। रिसर्च बेस भी करना चाहिए। नए नए, जी जब तक जैसा भी आपने बताया कि फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जाके नई नई बीमारियां मिलती हैं, तो हम लोगों को इस बिल्कुल तरीके से R&D का भी मौका मिलता है, रिसर्च का भी बिल्कुल मौका मिलता है कि हम कौन सी मेडिसिन किस लेवल पे काम कर रही है। तो बहुत बिल्कुल। सारी चीजें नई सीखने के लिए मिलती है सर। जी जी। जी। तो सर अभी आपकी प्रैक्टिस, अगर मान के चले तो आप अपने काम से संतुष्ट हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस से? बिल्कुल सर, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। जी।
नहीं, वो तो सर आपका बिजी शेड्यूल इतना होता है कि इंटरव्यू भी जो महीने हम 6 महीने पहले इंटरव्यू करते 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 पूरा 6 महीने निकल गया, तब जाके आज अरे आप। टाइमिंग मिला है आपसे बात करने का। जी जी। जी सर, आप लोग प्रेरणा हैं एक्चुअली में, जितने भी हमारे नए साथी हैं जी उन सब के लिए आप लोग एक प्रेरणा है। यही मेरा मोटिव होता है आप लोगों को सामने लाने का, कि जो हमारे नए साथी हैं उन्हें पता चले कि जो हमारे सीनियर है वो कितना आगे निकल चुके हैं, कितना आगे वो बढ़ चुके हैं केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी के दम पे। तो जब वो जी कर जी। सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मोटिवेशन की बहुत तो ज्यादा सर, जरूरत है सर। ये आपका बड़प्पन है सर। ये आपका सादा है कि आप इस तरह से इलेक्ट्रोपैथी के बारे में सोचते हैं, और हमारी तरफ से भी आपको धन्यवाद है कि आपने हमको मौका दिया कि हमारा एक्सपीरियंस दूसरों तक शेयर करें। और हम यही चाहते हैं कि इसी तरह से एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर होते रहें, नित नई नॉलेज हमको हमेशा बढ़ती हुई मिलती रहे। और मनीष सर का साथ हमारे साथ है ही, तो बिल्कुल हम लोग सक्सेस होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर आप कुछ कहना चाहें स्पेशली, अलग से कुछ अपने अपने एक्सपीरियंस के लेवल पे, एक नया चिकित्सक अगर आया है फील्ड में, अभी उसने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, तो जी उसे क्या करना चाहिए आपके अनुसार, क्योंकि आपका काफी लंबा अनुभव रहा है प्रैक्टिस का भी और संघर्ष का भी। जी जी। जी तो मेरा जो भी नए चिकित्सक है उनके लिए यही मेरा संदेश है कि शुरू शुरू में छोटी छोटी चीज से स्टार्ट करें, अपनी प्रैक्टिस को धीरे धीरे बढ़ाएं। कोई आपसे सीनियर या कोई ऐसा एक्सपीरियंस चिकित्सक अगर आपके टच में है, और नहीं है तो ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए कि कोई सीनियर आपके टच में रहें, उनसे बराबर विचार विमर्श करते रहिएगा। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बढ़ेगा, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी डिजीज पे आप काम करना स्टार्ट करेंगे, उन पे रिजल्ट आते रहेंगे, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़े। एकदम से आगे बढ़ने का प्रयत्न ना करें। जी बहुत सी बार सर। होता है कि नए नए जोश में चिकित्सक होते हैं, नया नया क्लिनिक खोला है, अच्छा ठीक है कैंसर आ गया तो भी ठीक कर दूंगा, अच्छा ठीक है और कुछ आ गया तो भी ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो उसमें थोड़ी सावधानी बरतें। आप करें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर हैं आप कर सकते हैं, आप करिए, बट उसमें थोड़ी सावधानी बरतें कि ऐसे केसेस में कोई सीनियर हो आपका, उनसे आप एडवाइस लेकर के, गाइड लेकर के, उनके सहारे चल करके धीरे 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 आगे बढ़ने की कोशिश करें। उससे मोटिवेशन भी बढ़ता है ना सर। मान लीजिए हाँ, हमारे उससे पास। मोटिवेशन बढ़ता है। और बहुत सी बिल्कुल बार ये बिल्कुल। होता है ना सर कि जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आपने ले लिया, अब आपको उसका अंदाजा नहीं है, उसको आपका अनुभव नहीं है कैसे पेशेंट को मेडिसिन देनी है, अब आपने कोई रटी रटाई चीज या ऐसा कुछ दे दिया और अल्टीमेटली पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिला, वो ठीक नहीं हुआ, तो आपको डिमोटिवेट कर जाएगा वो कि अरे यार मैंने 3 पेशेंट को रिजल्ट दिया, सब कहता है कैंसर ठीक हो जाता ठीक हो जाता, हमने तो किया हमको हुआ नहीं। जब आपको करते नहीं आया, आपको उसको नॉलेज नहीं था, तो एकदम से उस चीज में नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो जिन बीमारियों को हम बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, जी जिनका कोई मतलब कोई समस्या नहीं है, हमारे नए चिकित्सक साथी कई बार उन बीमारियों में भी उलझ के रह जाते हैं। हाँ, और बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद क्या तो होता है सर कि उनका मोरल डाउन हो जाता है और वो बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूँ। साथी से दूर चले जाते हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसीलिए कि आप छोटी छोटी चीज से स्टार्ट करेंगे, आपको छोटे छोटे पेशेंटों में रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे, तो अपना मोटिवेशन बढ़ेगा, काम करने का मोटिव बढ़ेगा, तो अपन धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तो डेफिनेटली अपन फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते जी सर, मैं एक एक छोटा सा और बहुत गंभीर विषय है जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, हैं। जी। जिसे मैं डेली फेस करता हूँ, जिस समस्या को, कि हम्म। मेरे पास डेली 20 से 25, 15, 20, 25 डॉक्टरों के डेली मैसेज आते हैं पर्सनली, ये बीमारी है इसका प्रोटोकॉल बता दीजिए। जी ये क्वेश्चन पूछना कहाँ तक जायज है सर, जिनका मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ। सर, ये मेरे को लगता है कि जिन चिकित्सकों को अधूरा नॉलेज है, जिनको अभी तक ये साइंस समझ में ही नहीं आया है, उन्हीं लोगों के ये मैसेज आपके पास में आते होंगे कि सर प्रोटोकॉल बताइए। अगर कोई प्रोटोकॉल पूछ रहा है, मतलब ये अपन समझ सकते हैं कि सामने वाले का नॉलेज कितना है, उसका नॉलेज बिल्कुल भी नहीं। प्रोटोकॉल बेस पे अपन नहीं चल सकते। हो सकता है कि प्रोटोकॉल से आपको एक बार रिजल्ट मिल जाए, पर जरूरी नहीं कि आपको हर पेशेंट में रिजल्ट मिलेगा। जब तक उस चीज को नहीं समझेंगे, पेशेंट सामने बैठा हुआ है, उसको आप देख करके ट्रीटमेंट करेंगे। जी सर, इस क्वेश्चन को मेरा पूछने का मोटिव केवल ये था कि हमारे जो नए साथी ये गलती कर रहे हैं कि जी किसी भी सीनियर के पास या किसी भी डॉक्टर के पास मैसेज डाल दिया कि जी ये बीमारी है, प्रोटोकॉल बता दो। तो मुझे नहीं लगता जी सर कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किसी एक भी बीमारी का प्रोटोकॉल फिक्स है। बिल्कुल सर।
प्रोटोकॉल से नहीं चल सकता। ऐसे मेरे पास में भी बहुत से चिकित्सक हैं जो मेरे हमारे जूनियर भी हैं, सीनियर भी हैं बहुत से। तो वो उनका बहुत सी बार उन्होंने बोला कि अरे सर आप इतना बढ़िया कर रहे हैं, आपने ये पेशेंट इस तरह से आप में, हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ था, जैसे कुछ भी रिपोर्ट वगैरह निकलती है तो बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट में शेयर करता हूँ, प्रिस्क्रिप्शन शेयर करता हूँ। तो वो जी कहते हैं कि सर आप तो इतना अच्छा कर रहे हैं, आपको सारे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, अभी तो आप प्रूव भी कर रहे हैं बहुत बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट डाल करके। हम लोग कर रहे हैं, हमको भी प्रोटोकॉल बताइए, आपके प्रोटोकॉल से हम भी करते हैं तो हमको तो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो जी उनको भी मेरा यही कहना था कि सर जरूरी नहीं है कि जो मैं प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ उस प्रोटोकॉल से सभी पेशेंट के ऊपर वो वर्क कर जाए। ऐसा जरूरी नहीं है, पेशेंट आपके सामने होता है और क्या क्या चीजें हो रही है, डिजीज बिल्कुल उसको एक्यूट डिजीज है, क्रोनिक डिजीज है, पेशेंट की एज क्या है, सेक्स क्या है, मेल फीमेल क्या है, बच्चा है, डोज आप कैसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो पेशेंट सामने होता है तो उसको देख के ही आप डिसाइड कर सकते बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हैं। तो प्रोटोकॉल पूछना मेरे हिसाब से तो नहीं सही तरीका है। नहीं सर, वो तो मेरा मानना ये है कि जो डॉक्टर हमारे नए साथी केवल प्रोटोकॉल के आश्रित बैठे हैं कि कभी इस ग्रुप में प्रोटोकॉल पूछ लिया, कभी उस डॉक्टर से पूछ लिया, तो मुझे जी जी ऐसा लगता है कि इससे इससे अच्छा है कि वो बेशक दिन में एक पेशेंट देखे, लेकिन अपने बलबूते पे देखे। और अगर उन्हें प्रोटोकॉल चाहिए तो वो अपने किसी सीनियर के साथ उस केस का पूरा डिटेल लेके उस पेशेंट की, और तब वो राइट डिस्कस राइट। करे अपने सीनियर के साथ। तो शायद उसे दोबारा से किसी से भी प्रोटोकॉल उस डिजीज के बारे में पूछने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंट पूरा सामने है, पेशेंट का टेम्परामेंट क्या है, सारी चीजें देख करके, लिख करके, समझ करके अपने हिसाब से एक बार ट्रीटमेंट वो स्टार्ट करें। फिर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ ऊपर नीचे लग रहा है, तो अपने सीनियर से या अपने गुरुदेव से पूछ करके डिस्कस किया जा सकता है कि सर इस तरह का टेम्परामेंट है, ये डिजीज है, मैंने ये ट्रीटमेंट ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, उसमें रिजल्ट नहीं मिला है, तो कुछ चेंज करना है, क्या करना है, तो वो चीजें डिस्कस की जा सकती बिल्कुल सर, हम भी करते हैं। हम भी कभी किसी केस में फंसते हैं या हमें लगता है कि हाँ यार इसमें डिस्कशन की जरूरत है, तो हमारे जितने भी सीनियर हैं हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। प्रोटोकॉल उनसे है। कभी बिल्कुल नहीं सर, पूछा बिल्कुल जाता, हम लोग भी वो करते कभी हैं सर, इतना प्रोटोकॉल करने की बताते भी नहीं है, बस डिस्कस हम लोग करते भी। हैं। सर वहां तो प्रोटोकॉल पूछने का फंडा ही नहीं है, आपने प्रोटोकॉल पूछा मतलब आपको एक चांटा पड़ने वाली बात बिल्कुल बिल्कुल। तो है उससे ना? तो अच्छी वहां तो चीजें आपको निकल के चीज, आती हैं। हाँ आपको तो डिस्कशन करना होता है कि सर ये चीज है, ऐसे ऐसे मैंने इसको डायग्नोस किया है, ये मेडिसिन मैंने दिया है, पर इसमें नहीं आया तो क्या देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, ये डिस्कशन चलता है। बिल्कुल बिल्कुल और सर। बेसिकली होना भी यही चाहिए, तब जाकर के वो चीज हमेशा के लिए आप उसको सीख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही है सर कि अगर आपको फील्ड में जमना है और लंबे समय तक जमना है तो चीजों को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रो बिल्कुल बिल्कुल चीजें। होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है सर कि जो आप एक मेडिसिन, कई बार सर मेरे साथ क्या बहुत सारे डॉक्टरों के साथ ऐसा होता है कि मान लो पेशेंट हमारे पास एक डिजीज लेके आया, उसने हमें एक ही बीमारी बताई है कि, जी और कोई बीमारी ऐसी थी उसे कि जो उसने हमें बताया नहीं। हमने जी उसका ट्रीटमेंट चालू किया, कुछ समय बाद वो बोलता है कि जी इस बीमारी में मुझे आराम है, लेकिन एक बीमारी और थी मुझे जो मैंने आपको बताई हुई थी वो मेरी खत्म हो गई। जी जी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सबसे अच्छी चीज ये है सर कि ये पूरी बॉडी को लेके चलती है। बिल्कुल ऐसा बहुत सी बार हमारे साथ में भी हुआ है सर कि पेशेंट ने डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं बताया कि मेरे को ये चल रहा, वो उसकी बेसिक कंप्लेन लेके आया कि मेरे को ये चीज हो रही है, पर ये कि बैक में छोटी मोटी चीजें बहुत सारी चल रही थी। तो अब जी पेशेंट को जी मेडिसिन तो आपने बेसिक जो कंप्लेन उसने बताई वही दे दिया, पर 5-7 दिन के बाद आके बोलेगा कि सर उस चीज में तो इतना नहीं, पर मेरे को ये भी हो रहा था और ये चीज तो मेरे पूरी तरह से ठीक है। जी 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 तो अभी बहुत सारी चीजें अपन को जानना बाकी है, इलेक्ट्रोपैथी के बहुत लंबा गहराई है उसके अंदर, उसको अभी समझना बाकी है, कोशिश कर रहे हैं, मनीष सर जैसे गुरुदेव मिले हुए हैं उनके साथ लग करके अपन कर रहे हैं। ये तो सर समुंदर है कहने के लिए। ये हम इस तरीके से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे हम अपन लोग पढ़ते थे कि भाई हिंदुस्तान का कानून बहुत सख्त और बहुत लचीला है। जी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी कुछ उसी तरीके से है कि सबसे कठिन और सबसे उलझी हुई। सबसे उलझे समझने वालों के लिए ये बहुत सही बात आ रहे हैं सर आपकी, समझने वालों को ये चीज, समझने वालों को ही समझ में आएगा कि ये इतना डीप और इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि हर एक बंदा नहीं कर सकता इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कहने के लिए केवल कुछ मेडिसिन है, कुछ प्लांट्स है, पढ़ो जी होगी। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, हमारे राजस्थान में जो गुरुदेव हमारे डॉक्टर हेमंत सेठिया सर हैं, जी उनका भी पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। हमारी जो हर 2-4-6 महीने में हमारी क्लासेस लगती हैं, सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो उनका भी तरीका पढ़ाने का बहुत अच्छा है कि वो सारी इन्हीं डीप चीजों को सिखाते हैं, जैसे मनीष सर सिखाते हैं वैसा का वैसा उनका भी
पूरा पैटर्न है सिखाने का। जी जी तो बहुत अच्छे से उनसे भी हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है जी जी। और नहीं, सीख रहे उन्होंने हो। तो सबका मेरा कहना यही है कि आप कंटिन्यूशन लगे रहिए, सीखने का कोई अंत नहीं है, इसलिए आप हमेशा लगे रहिए। जी सर। सर उन्होंने तो काफी संघर्ष किया है ईएच के लिए राजस्थान में। बिल्कुल 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 सर, मतलब एक क्या बोलना चाहिए कि संघर्ष में उनके सामने किसी दूसरे को खड़ा नहीं किया जाता। बिल्कुल बिल्कुल, और वो कामयाब भी जो हो गए सर। डेडिकेशन जो डेडिकेशन उनका उनका एक तरह से मतलब ये मान के चलिए कि पूरा जीवन ही उन्होंने इलेक्ट्रोपैथी के लिए समर्पित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर 24-24 घंटे काम में लगे रहना, कंट मतलब कब रात हो रही है कब दिन हो रही है मालूम नहीं है, रात को 2-2 3-3 बजे तक लोगों से बात करना। तो मतलब हमको मालूम है ना कि जब हम लोग साथ में होते हैं या कभी ऐसी मीटिंग्स होती है कुछ होता है तो कितना डेडिकेशन है कि कल्पना से भी परे है। जी जी। सर अभी अभी राजस्थान में क्या कंडीशन चल रही है ये इसको लेके, क्योंकि कुछ लोग सुना कि वहाँ की जो अल्टरनेटिव थेरेपी वाले हैं वो लोग कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह ले रहे हैं। हाँ, अभी कुछ आयुर्वेद चिकित्सकों ने और होम्योपैथी चिकित्सकों ने अपना विरोध दर्ज कराया था सरकार को लिख करके जी कि ये इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति आधारविहीन है, इसकी कोई डिग्री नहीं है, इसका कोई कोर्स नहीं है, ऐसा करके उन्होंने कुछ लेटर्स लिखे थे। जी। बट उनको सारी चीजें हम लोगों ने अपना जो रिप्लाई था वो रिप्लाई उनको दिया है बकायदा। हम्म। और प्रत्यक्ष रूप से सामने आके कोई बात नहीं कर रहा है। जी वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये लेटर लिखे हैं, कौन नहीं है, वो हमारे सामने आके किसी ने भी नहीं पूछा या कोई हमसे आमने सामने बैठ के इस बात पे बहस करने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों नहीं है। हम लोग सब कुछ उनको बताने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जी मेरा एक विशेष अनुरोध है आपसे कि कभी हमें थोड़ा समय, इतना ही समय बस आप एक बार और दें किसी एक विशेष डिजीज पे चर्चा करने के लिए जो आपको पसंद है, जरूर 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 सर। ताकि हमारे नए साथियों को उससे प्रेरणा मिले, सीखने के लिए मिले। और जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे भी हम आपसे आपका भी बात बहुत करते बहुत रहेंगे। धन्यवाद। जब भी नमस्कार। हमारे लायक कोई सेवा हो बताइएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर मैं ये चलिए बताना भूल गया अभी सारी बातचीत में कि मेरी जो सेकंड सेमेस्टर की बुक थी उसमें आचार्य जी के 10 पेशेंटों के, 10 के सर 15 के सर, 20 दस, भेजे थे सर। हाँ सॉरी 20 पेशेंटों के फीडबैक हैं, अप्रूवल जी फीडबैक, जो जी पेशेंट सर ने ठीक किए हैं उनके पूरे रिकॉर्ड के सहित पूरा अप्रूवल है उनका। तो सर बहुत आपसे मार्गदर्शन मिलता रहेगा। धन्यवाद सर।